नमस्कार और द डीप डाइव में आपका स्वागत है। आज हम एक गाने की चीर-फाड़ करने वाले हैं। एक ऐसा गाना जो पिछले कुछ समय से हर जगह सुनाई दे रहा है। देख लेंगे साला। ये फिल्म उस्ताद भगत सिंह का है, पर सच कहूं तो ये अब फिल्म से कहीं ज्यादा बड़ा हो गया है। मैं जब से ये गाना सुन रहा हूं, मेरे दिमाग में एक ही सवाल घूम रहा है कि आखिर इसमें ऐसा क्या जादू है। ऐसे दमदार बीट्स वाले गाने तो और भी आते हैं, पर ये वाला, ये एक अलग ही लेवल पर लोगों से कनेक्ट कर गया है। आज हम इसी पहेली को सुलझाने की कोशिश करेंगे कि संगीत का एक टुकड़ा कैसे एक पूरे एटीट्यूड, एक पूरी पीढ़ी की आवाज बन जाता है। और आपका ये सवाल ही आज की चर्चा का केंद्र है, क्योंकि ये सिर्फ एक वायरल ट्रेंड नहीं है। पता है, यहाँ एक दिलचस्प बात यह है कि कैसे कभी कभी पॉप कल्चर समाज के अंदर चल रही किसी गहरी भावना को पकड़ लेता है। ये गाना उस एहसास को जुबान दे रहा है जो कई लोग, खासकर युवा, महसूस तो कर रहे थे, पर शायद उसे शब्दों में बयान नहीं कर पा रहे थे। ये सिर्फ मनोरंजन नहीं, ये एक मनोवैज्ञानिक प्रतिक्रिया है। मनोवैज्ञानिक प्रतिक्रिया, ये शब्द यहाँ बिल्कुल सही बैठता है। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि प्रतिक्रिया किसके खिलाफ? क्या ये सिर्फ बाहरी आलोचकों के खिलाफ है जो आपको नीचा दिखाते हैं, या फिर ये इंसान की उस खुद की अंदरूनी आवाज के खिलाफ भी है जो कहती है शायद मैं ये नहीं कर पाऊंगा? आपने नस पकड़ ली। ये दोनों के खिलाफ है, और यही इसे इतना शक्तिशाली बनाता है। ये बाहरी और भीतरी दोनों तरह के संदेह पर एक साथ हमला करता है। तो जो सबसे पहली बात पकड़ में आती है और शायद सबसे साफ है, वो है इसका जोश, है ना? बहुत अच्छे से पकड़ती है। जो आज हमें कम आंक रहे हैं, उन्हें वक्त जवाब देगा। ये लाइन ही अपने आप में एक पूरा मैनिफेस्टो है। बिल्कुल। और यहाँ आकर्षक बात यह है कि संगीत कैसे हमारे दिमाग के तार्किक हिस्से को बाईपास करके सीधे हमारी भावनाओं से जुड़ता है। इस तरह का तेज लयबद्ध संगीत जिसमें एक दमदार आवाज हो, वो एक मनोवैज्ञानिक बूस्टर की तरह काम करता है। ये हमारे दिमाग के रिवॉर्ड सेंटर्स को एक्टिवेट करता है, जिससे हमें तुरंत ताकत और प्रेरणा महसूस होती है। लेकिन बात इससे भी गहरी है। तो असल में ये गाना एक मानसिकता को हैक कर रहा है। ये पीड़ित होने की भावना को हटाकर उसे एजेंसी या कंट्रोल की भावना से बदल देता है। ये सिर्फ मोटिवेशन नहीं है, ये एक मनोवैज्ञानिक सत्ता परिवर्तन है जो सुनने वाले के दिमाग में होता है। वो ये नहीं सोचता कि मेरे साथ बुरा हो रहा है, बल्कि वो सोचता है मैं इसका जवाब दूंगा। हाँ, ये विक्टिम से फाइटर वाला स्विच है। ये गाना सुनने वाले को बेचारा महसूस नहीं कराता, बल्कि उसे लगता है कि बॉस कंट्रोल तो मेरे हाथ में है। और ये बात सिर्फ संगीत तक ही सीमित नहीं है, इसके बोल तो और भी कमाल के हैं। देख लेंगे साला, ये सिर्फ एक तकिया कलाम नहीं है, ये एक पूरी फिलॉसफी है। सही कहा। ये एक ढाल की तरह है। हमारे स्रोत बताते हैं कि इसका असली मतलब है आज नहीं तो कल सही, मेहनत चुपचाप करो, जवाब समय देगा। ये विचार आज के दौर में बहुत ज्यादा प्रासंगिक है। हम एक ऐसी दुनिया में जी रहे हैं जहां हर तरफ शोर है। सोशल मीडिया पर हर कोई अपनी राय दे रहा है, हर कोई जज बन बैठा है, लगातार मूल्यांकन हो रहा है, हर कदम पर कमेंट्स आ रहे हैं। और उस शोर में अपनी आवाज बनाए रखना बहुत मुश्किल हो जाता है। इंसान या तो प्रतिक्रिया देने में अपनी ऊर्जा बर्बाद कर देता है, या फिर उस शोर में दबकर चुप हो जाता है। ठीक वहीं पर ये गाना एक समाधान बनकर आता है। ये कहता है, उस शोर पर प्रतिक्रिया मत दो, अपनी ऊर्जा बचाओ और उसे अपने काम में लगाओ। ये आत्मनिर्भरता का एक बहुत शक्तिशाली संदेश है। ये उस पुरानी कहावत को एक नया आक्रामक रूप देता है कि कामयाबी को शोर मचाने दो। यहाँ बस अंदाज थोड़ा ज्यादा बेबाक है। ये कह रहा है कि असली मान्यता बाहरी तारीफों से नहीं, बल्कि आपके नतीजों से मिलेगी। जब नतीजे आएंगे तो वो खुद ही सबसे बड़ा जवाब होंगे। तो अब उस बड़े सवाल पर आते हैं कि ये इतना बड़ा ट्रेंड बना कैसे। हमने समझ लिया कि इसमें क्या खास है, पर इसके वायरल होने के पीछे क्या वजह है। हमारे सूत्रों ने 4 मुख्य कारण बताए हैं, और मुझे लगता है कि चारों पर बात करना जरूरी है। पहला है इसके दमदार बोल, जिनका आम जनता से सीधा जुड़ाव है। हाँ, इस पहले पॉइंट को समझते हैं। कम आंका जाना या अंडर एस्टिमेट किया जाना, ये एक सार्वभौमिक एहसास है। एक छात्र जिसे उसके टीचर कहते हैं कि तुमसे नहीं होगा, एक कर्मचारी जिसे उसका बॉस नजरअंदाज करता है, एक कलाकार जिसे शुरुआती दौर में कोई नहीं पूछता। हर कोई अपनी जिंदगी के किसी न किसी मोड़ पर इस भावना से गुजरा है। ये बोल उस दबी हुई भड़ास को एक आवाज दे देते हैं। इसलिए ये सिर्फ युवाओं तक सीमित नहीं, ये हर उम्र के इंसान से जुड़ता है। बिल्कुल। दूसरा कारण बताया गया है फिल्म उस्ताद भगत सिंह को लेकर पहले से ही बना हुआ बज़।
एक बड़ी फिल्म, एक बड़ा स्टार, जाहिर है इससे गाने को एक शुरुआती बढ़ावा तो मिला ही होगा। निश्चित रूप से फिल्म का बज़ एक लॉन्च पैड की तरह काम करता है। वो गाने को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाने में मदद करता है। लेकिन कोई भी गाना सिर्फ हाइप पर लंबे समय तक टिक नहीं सकता। अगर गाने में दम ना हो तो वो कुछ ही दिनों में भुला दिया जाता है। इस मामले में हाइप ने दरवाजा खोला, लेकिन गाने की अपनी ताकत ने उसे लोगों के दिलो दिमाग में टिका दिया। तो ये एक जरूरी हिस्सा है, पर पूरी कहानी नहीं। सही बात है। अब आते हैं तीसरे और चौथे पॉइंट पर, जो शायद आज के डिजिटल दौर में सबसे अहम है। तीसरा कारण है गाने का संगीत और इसकी बनावट, जो रील्स और शॉर्ट्स जैसे छोटे वीडियो फॉर्मेट के लिए एकदम परफेक्ट है। ये बहुत महत्वपूर्ण है। इस गाने की संरचना को देखिए। इसमें एक बिल्डअप है, फिर एक जोरदार बीट ड्रॉप है और एक कैची लाइन है। ये 15 से 30 सेकंड की कहानी कहने के लिए एक आदर्श टेम्पलेट है। कंटेंट क्रिएटर्स को एक बना बनाया नैरेटिव आर्क मिल जाता है। संघर्ष मतलब बिल्डअप, और फिर नतीजा या एटीट्यूड यानी बीट ड्रॉप। ये सिर्फ एक ऑडियो क्लिप नहीं है, ये एक मिनी स्टोरी टेलिंग टूल है। और क्योंकि आज संस्कृति का प्रसार इन्हीं छोटे वीडियोस के जरिए हो रहा है, तो इस फॉर्मेट के लिए उपयुक्त होना वायरल होने की गारंटी जैसा बन जाता है। और चौथा और आखिरी कारण युवाओं के साथ इसका सीधा कनेक्शन, यानी आत्मसम्मान और आत्मविश्वास की भावना जो ये गाना जगाता है। और ये शायद सबसे गहरा पॉइंट है। आज की पीढ़ी अपनी पहचान ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों दुनिया में बना रही है। एक ऐसी दुनिया जहां तुलना और दबाव बहुत ज्यादा है। दूसरों की परफेक्ट जिंदगियों को देखकर खुद पर शक करना बहुत आसान है। ऐसे में ये गाना एक एंथम, एक नारा बनकर आता है। ये उन्हें अपनी पहचान जाहिर करने का एक जरिया देता है। ये कहता है कि तुम्हें बाहरी वैलिडेशन की जरूरत नहीं है। तुम जैसे हो, जो कर रहे हो, उस पर भरोसा रखो। ये सिर्फ आत्मसम्मान नहीं, ये डिजिटल युग में आत्मसंरक्षण का एक तरीका है। और इसका असर हम सिर्फ ऑनलाइन ही नहीं बल्कि जमीन पर भी देख रहे हैं। लोग इस गाने का इस्तेमाल कहां-कहां नहीं कर रहे हैं। जिम में वर्कआउट के वीडियो से लेकर मोटिवेशनल रील्स और जिसे हम एटीट्यूड वाला कंटेंट कहते हैं, उसमें ये दिखाता है कि ये गाना सिर्फ सुनने के लिए नहीं बल्कि एक टूल या एक माध्यम बन गया है जिसका लोग अपनी कहानी बताने के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। ये एक दिलचस्प मनोवैज्ञानिक बदलाव है। ये गाना लोगों को उनकी निजी कहानियों के लिए एक साउंड ट्रैक दे रहा है। चाहे वो शारीरिक बदलाव हो, जैसे जिम में अपनी सीमाओं को तोड़ना, या मानसिक, जैसे कोई मुश्किल परीक्षा की तैयारी करना या कोई नया बिजनेस शुरू करना। ये गाना उस कहानी को एक शक्तिशाली और प्रेरणा देने वाले ढांचे में ढालने में मदद करता है। ये उस अकेले संघर्ष को एक साझा भावना से जोड़ देता है। ये बहुत अच्छी बात कही आपने। मतलब जब कोई अपनी बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन की रील इस गाने के साथ डालता है तो वो सिर्फ अपनी कहानी नहीं बता रहा, वो कह रहा है कि मैं भी इस क्लब का हिस्सा हूं जो चुपचाप मेहनत करके जवाब देता है। ये व्यक्तिगत प्रयास को एक सामूहिक पहचान दे देता है। और ये सिर्फ दिखावा नहीं है। कई बार अपनी कहानी को इस तरह से दुनिया के सामने रखना एक तरह की जवाबदेही भी बन जाता है। ये खुद से किया गया एक सार्वजनिक वादा होता है कि मैं इसे पूरा करके दिखाऊंगा। तो ये गाना एक मोटिवेटर से बढ़कर एक कमिटमेंट डिवाइस की तरह भी काम कर रहा है। वाह! तो हमने एक गाने से शुरुआत की थी और अब हम एक पूरे सामाजिक मनोवैज्ञानिक ट्रेंड तक पहुंच गए हैं। बिल्कुल। ये गाना अब सिर्फ मनोरंजन नहीं रहा बल्कि उन लोगों की आवाज बन गया है जो आलोचना से थक चुके हैं और अब सिर्फ अपने काम से जवाब देना चाहते हैं। जैसा कि हमारे स्रोत कहते हैं, ये सिर्फ एक गाना नहीं बल्कि एक बयान है, एक वादा है अपने आप से और उन लोगों से जो शक करते हैं कि आज नहीं तो कल जरूर। और ये पूरी घटना हमें एक बड़े विचार के साथ छोड़ जाती है। लगातार फीडबैक और सार्वजनिक राय के इस युग में जहां हर कदम पर टिप्पणी की जाती है, क्या सबसे शक्तिशाली बयान वाकई यही है कि चुपचाप अपने काम पर ध्यान केंद्रित किया जाए और सफलता को ही अंतिम जवाब बनने दिया जाए? क्या बहस करने और सफाई देने से बेहतर है कि नतीजे खुद बोले? और सोचने वाली बात यह भी है कि हमारी संस्कृति में और क्या चीजें हैं, चाहे वो फिल्में हों, किताबें हों या मीम्स, जो चुपचाप हमें आत्मविश्वास की इसी जरूरत को पूरा करने में मदद कर रही हैं, बिना ये बताए कि हमें मजबूत कैसे बनना है। शायद असली ताकत का शोर सबसे कम होता है।